नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में आरबीआई की नई रिपोर्ट की। आरबीआई की ओर से एक अध्ययन रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई। ये राज्यों की 2020-21 के बजट प्रस्तावों पर है। इसमें साफ संकेत मिल रहे हैं कि कोविड ने हर राज्य की आर्थिक हालत को कमजोर किया है और साथ ही साथ पिछले 3 वर्षों से राजकोषीय अनुशासन लाने के जो प्रयास राज्यों की ओर से किए जा रहे थे, उस पर कोविड के चलते गहरी चोट पहुंची है। वर्ष में राज्यों का राजकोषीय घाटे का जो स्तर है वो 2.8% के अनुमान से बढ़कर 4% होने के आसार हैं। राज्य कोविड के खिलाफ लड़ाई में आगे रहे हैं और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उनके राजस्व संग्रह में अभी तक का सबसे बड़ा धक्का लगा। विकास दर कम होने से राजस्व संग्रह नीचे रहेगा। विकास दर के ऐतिहासिक तौर पर नीचे आने से राज्यों को विकास कार्यों पर किए जाने वाले खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है और साथ ही साथ राज्यों पर वित्तीय दायित्व का बोझ भी बढ़ सकता है। तो आरबीआई की रिपोर्ट क्या इशारा कर रही है राज्यों के वित्तीय अनुशासन और उनकी वित्तीय संकट को लेकर? क्या प्रमुख बातें हैं इस रिपोर्ट में और इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य के साथ केंद्र के पास विकल्प क्या हैं और कैसे हम देख रहे हैं कि वो इन चुनौतियों से पार पाने के प्रयास कर रहे हैं? समझेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ जयंत दासगुप्ता सर हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर, स्वागत है आपका। दीपशिखा सिकरवार हमारे साथ हैं, सीनियर एडिटर द इकोनॉमिक टाइम्स से, आपका स्वागत है। और डॉक्टर के.पी. कौशिक हमारे साथ हैं, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग AJNIFM से, आपको भी सर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मैं दासगुप्ता सर आपसे करना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं और अगर मैं कोविड काल में जो चुनौतियां या जिस तरीके से डिक्लाइन दिख रहा है, वित्तीय जो बोझ राज्यों पर बढ़ता दिख रहा है, जिसकी तरफ ये रिपोर्ट खास तौर पर इशारा कर रही है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आरबीआई हर साल स्टेट फाइनेंसेस पर एक रिपोर्ट लेकर आता है, जिसमें स्टेट की वित्तीय स्थिति, कितना उन्होंने बजट में आकलन किया है रेवेन्यू रिसीट का और कितना उसमें खर्च का अनुमान किया है, वो सारी बातें रहती हैं और उसके बाद समीक्षा होती है कि उसके उस आंकड़ों के विरुद्ध कितनी वास्तविक स्थिति क्या है। तो इस बार का जो प्रतिवेदन आरबीआई ने 2 दिन पहले प्रकाशित किया है, उसमें कई बातें सामने आई हैं। बहुत सारी बातें उसमें पहले से पता उसमें थी। जैसे जो कोविड के पहले जिन राज्यों ने अपना बजट पेश किया था, उन्होंने दिखाया है कि 2.4% करीब उनका घाटा होगा, बजटीय घाटा होगा। और बाद के जो राज्य उसमें जो कोविड के बाद जिन्होंने अपना बजट पारित किया, उसमें वो घाटा बढ़ करके 4.6% दिखाया गया है। तो ये स्वाभाविक बात है, जो कि उन्होंने अनुमान लगाया उन राज्यों ने जो कोविड के बाद जिन्होंने बजट पास किया कि राजस्व संग्रहण में कमी आएगी। लेकिन उसके बाद से ये लॉकडाउन की स्थिति रही, फिर उद्योग प्रभावित हुए, जो स्वरोजगार के जो साधन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के आय में उसमें बहुत कमी आई। और अभी यद्यपि कुछ इंगित ऐसे हैं कि इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आरबीआई के रिपोर्ट को देखा जाना चाहिए और उन्होंने इस बात का की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि राज्य, जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी, 15वीं फाइनेंस कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट थी, उसमें फरवरी में उसे पेश किया गया था। उसमें दिखाया गया था कि 14 राज्य ऐसे हैं जो एग्रीगेट रेवेन्यू डेफिसिट राज्य हैं और 21 राज्य ऐसे हैं 28 में से जिन्हें जो केंद्र पर जो ज्यादा निर्भरशील हैं अपने बजट के खर्च के लिए। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और फिर कोविड के बाद का जो असर पड़ा है उसको देखा जाए, तो राज्यों की स्थिति इस समय
काफी खराब है। जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी जिसमें राज्य के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया था, उसमें भी इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था और केंद्र सरकार ने इसमें कई कदम उठाए हैं। सब सर्वोपरि यह है कि केंद्र सरकार डेट जो है ले रही है अपने ऊपर और उसको राज्यों को उपलब्ध करा रही है, जिससे कि राज्य का खर्च का काम चले और कोविड के लिए जो जैसे कदम उठाने पड़ेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, तो इन सब बातों में कोई कमी ना आए। जो जिस तरह से खर्च आगे बढ़ाने की जरूरत है और उसका लेवल मेंटेन करने की जरूरत है, वो हो सके। तो केंद्र सरकार ने इस तरफ कदम काफी बढ़ा दिया है, लेकिन ये एक रिपोर्ट में ही सारे राज्यों की स्थिति सामने आकर के उभर रही है और इस पर गौर से विचार करना होगा और जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जाती है, आगे हम बढ़ते हैं, उस तरह से हमें भी अपना स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा, केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से। ओके दीपशिखा, क्योंकि दो जो पॉइंट मैं देख रहा था कि आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि राज्यों ने वित्त वर्ष 19-20 के दौरान अपने जो पूंजीगत खर्चे हैं उसमें 1.26 लाख करोड़, उसमें देश के जो जीडीपी का करीब 0.6% में भारी कटौती की है। और दूसरा जो शुरुआती वित्त वर्ष 21 के अप्रैल से जून तिमाही के आंकड़े हैं, आरबीआई ये भी कहती है कि इस रिपोर्ट में कि राजस्व जो खर्चा है वो 12% बढ़ा है और जो इनकम है टैक्सेस के थ्रू उसमें 21% की कमी। इस चैलेंज को कैसे देखती हैं राज्यों की, अगर वित्तीय हालत को हम समझें इस कोविड के दरमियान या उसके बाद जब हम बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं? कविंदर, दो चैलेंजेस जो हैं वो एक साथ न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र के सामने हैं। एक तो आपका खर्चा जो है वो बढ़ गया, जो आप एंटिसिपेट कर रहे थे, जो आपने शुरुआती दौर में सोचा था कि आपका खर्चा होगा, उससे बहुत ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है क्योंकि हेल्थ एक्सपेंडिचर सारे राज्यों का बढ़ गया। और उसके साथ साथ हुआ ये कि जो रेवेन्यूज का स्कोप था, वो रेवेन्यू फ्लो जो है बिल्कुल ही घट गया, चूंकि लॉकडाउन लगा था, इंडस्ट्री बंद था और दूसरा कोविड का भी इम्पैक्ट रहा उस प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो सारे राज्य इन दोनों चैलेंजेस को का सामना कर रहे थे। दूसरी तरफ हालांकि केंद्र की तरफ से जो सेंट्रल ग्रांट्स होते हैं वो सब, अगर आप देखें जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं, तो केंद्र की तरफ से, और ऐसा केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी अपने जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट में कहा है कि हालांकि केंद्र सरकार के पास भी राजस्व नहीं आ रहा था, लेकिन जो राज्यों को हमें ट्रांसफर करना था, हमने बोरो करके ट्रांसफर किया है, जितना हमारा रेवेन्यू लॉस था उससे ज्यादा। जो हमने आंकड़े लगाए थे बजट के समय कि हमारा इतना राजस्व होगा, हम उसी हिसाब से राज्यों को ट्रांसफर करते हुए आ रहे हैं, डिवॉल्वमेंट का जो उनका है। तो इस लिहाज से राज्यों का फर्स्ट क्वार्टर उनके अपने रेवेन्यूज जो है, चूंकि जीएसटी तो काफी खराब हो गया था, उस हिसाब से बहुत बुरी स्थिति में थे। लेकिन अगर आप जो फ्रेश नंबर्स आए हैं, सितंबर ऑनवर्ड्स के जो नंबर्स देख रहे हैं, सितंबर के जो जीएसटी के नंबर्स हैं उनमें सुधार हुआ है और दूसरा अक्टूबर में भी ऐसी आशा की जा रही है कि जीएसटी कलेक्शंस जो है बहुत अच्छे होंगे। ये जो सेकंड हाफ है, हालांकि उस कोविड का प्रभाव रहेगा, इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पे भी प्रभाव रहेगा थोड़ा, क्योंकि ग्रोथ ये एंटिसिपेट की जा रही है कि इस साल में ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन ये जीएसटी कलेक्शंस अगर थोड़ा इंप्रूव करते हैं तो राज्यों को उससे थोड़ी राहत मिलेगी। और दूसरा चीज है, केंद्र जो है ये जीएसटी का जो कॉम्पेंसेशन है वो राज्यों को दे रहा है खुद बोरोइंग करने के बाद। तो केंद्र ये राज्यों के ऑल्दो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए, लेकिन उनको थोड़ा फंडिंग जो है, थोड़ा सपोर्ट ये जीएसटी कलेक्शन में इंप्रूवमेंट इससे, और दूसरा जो केंद्र बोरो करके उनको कॉम्पेंसेशन दे रहा है रेवेन्यू लॉस का, उससे थोड़ी सी राहत तो मिलेगी आगे जाकर। ओके एक चीज़ और जैन सर, कि जिस तरीके से इस रिपोर्ट में ये भी है जिसका जिक्र दीपशिखा कर रही थी, कि वो थोड़ा सा एक पॉइंट में थोड़ा सा और समझना चाहूँगा कि
रिपोर्ट ये कहती है आरबीआई की कि राज्यों पर जिस तरीके का आर्थिक जो मैं कहूँ कि इस वक्त सिकुड़ना जो उनके संसाधन है और जो उसका खर्च के अगर नज़रिए से देखें वहाँ पर जो बदलाव दिख रहा है, ऐसे में जो भी स्कीम्स या फिर जो जनहित के काम या फिर इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं उसको समझना होगा राज्यों को कि किनको प्राथमिकता दी जाए और जो एक तरीके से कारपेट मैं कहूँ कि ओपनिंग होती थी उसको रिविजिट करना होगा। देखिए, इधर के सालों में जो केंद्र और राज्य के बीच में योजनाओं को चलाने के लिए जो एक पहले की परिपाटी थी कि बहुत सारे स्कीम्स थे जो 100% सेंट्रली फंडेड थे, कुछ स्कीम्स थे जो 80-20 या 70-30 थे। तो जब से ये 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार 42% दे दिया गया राज्यों को बढ़ा करके, तो उसमें स्टेट का जो भार जो है वो बढ़ गया और बहुत सारे स्टेट उसमें अपना जो अंश है वो दे नहीं पाए। और सबसे पहले यह है कि जैसे सैलरीज हैं या और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं किसी भी स्टेट के लिए, वो सर्वप्रथम उस पर भुगतान होता है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर की बारी आती है, नए स्कीम पर हो, किसी प्रकार के संसाधन बनाने की, आधारभूत संरचना बनाने की बात हो, तो उसमें वो हर समय पीछे रह जाता है। जो आरबीआई की रिपोर्ट में भी जिसका उल्लेख किया गया है, 19-20 में भी ये हुआ, 18-19 में भी, वो हर साल ही होते रहता है क्योंकि राज्यों के पास ऐसा संसाधन बचता नहीं है सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भुगतान करने के बाद कि वो पर्याप्त रकम जो बजट में रहा है उसका खर्च वो कर सके। तो ये तो है कि योजनाएं इस प्रभावित होंगी जरूर। अब जो मुख्य जो योजनाएं हैं जैसे रोजगार सृजन के लिए है, महात्मा गांधी नरेगा जो है वो इसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिशन की योजना है, जैसे माइग्रेंट लेबर है उनके लिए पीडीएस सिस्टम की बात है, और इस तरह की जो योजनाएं हैं सोशल सेक्टर के लिए, सोशल सेफ्टी नेट चलाने के लिए, उस पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए संसाधन राज्यों के पास अगर नहीं है तो केंद्र को इस पर सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो संसाधन दें, चाहे डेट के रूप में दें या ग्रांट के रूप में दें। शायद डेट के रूप में ही दिया जाएगा, लेकिन इस पर आने वाले महीनों में ही विचार करना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि कई राज्यों की स्थिति बहुत ही खराब है इस वक्त। कौशिक सर, जिस तरीके से इस रिपोर्ट के अगर मैं कई सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आरबीआई के इस रिपोर्ट के, उसमें एक पॉइंट ये भी कहा जा रहा है कि 19 राज्य ऐसे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर जो ऋण और जीएसडीपी अनुपात है 2020-21 का वो 25% से ऊपर जा सकता है। इसका मतलब क्या है अगर राज्यों के आर्थिक हालत को समझे और उसके चलते इम्पैक्ट जो होगा राज्यों के खर्चे को लेकर, पूंजी का जो खर्च कहा जाता है वो कहां पर किस तरीके से नजर आएगा? हाँ, देखिए, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो स्थिति अब देश की बनी हुई है उसमें दो मुख्य बातें हैं। नंबर एक, हमारे पास जो रेवेन्यू है वो कम है और जो खर्चा है वो ज्यादा है क्योंकि ये एक संकट आया है। इसे आरबीआई रिपोर्ट ने ही इसे सीजर इफेक्ट कहा गया है कि ये एक बहुत चिंता वाली बात है और इससे जो प्रभाव है वो हर राज्य पे पड़ा है। जैसा रिपोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों पर समान प्रभाव नहीं पड़ा है और हर एक राज्य की अपनी एक वित्तीय क्षमता भी होती है। तो इसमें जो ऐसे राज्य जहां पर की प्रभाव ज्यादा पड़ा है, निश्चित तौर पर उनका हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ अभी पीछे सरकार ने 50 साल के लिए एक जीरो इंटरेस्ट लोन दिया था। अब उस लोन को देने से निश्चित रूप से राज्यों को शक्ति तो मिली वित्तीय, पर साथ साथ क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 2933 में ये लिखा गया है कि अगर
किसी भी राज्य के पास केंद्र सरकार का ऋण है तो वो मार्केट से बोरोइंग नहीं कर पाएगा। तो मेरा जो सुझाव ये है कि जो राज्य इतने सक्षम हैं कि वो मार्केट से बोरो कर सकते हैं तो उनको एक प्रावधान के अधीन या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के अधीन या उनको ऋण ना देकर उन मार्केट से भी हमें पैसा लेना चाहिए, क्योंकि कई राज्य इस क्षमता को मतलब ऐसी क्षमता उनमें है। बाकी तो अभी जैसे हमारा जो देश की आर्थिक स्थिति है 2016 में श्री एन.के. सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें कि FRBM एक्ट को रिव्यू के लिए कहा गया था, और उस एक्ट में मतलब जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी उन्होंने एक टारगेट दिए थे कि जैसे मार्च 2020 तक आपका डेफिसिट जो है वो 3% होना चाहिए, उसके बाद 2.8 होना चाहिए, फिर आगे जाकर उन्होंने आइडियल जो रखा है वो 2.5 रखा था। हम बढ़ रहे थे उसकी तरफ, पर कोविड आ गया और उससे हमारी जो समस्या है वो बढ़ गई। पर इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, ये पहली बार नहीं है देश में ऐसा हुआ है। 1896 में प्लेग आया था, 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, 1957 में एशियन फ्लू आया था, 1974 में आपका स्मॉल पॉक्स आया था। सभी ने हमारी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा था। बिल्कुल, जैसे ही आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो हमारा आधार कम हो जाता है। उस साल क्योंकि आधार यानी बेस कम हो जाता है तो हमारी एक साल तो बहुत अच्छी रिकवरी होती है, फिर रिकवरी के बाद हमारा बेस थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तो लगभग 3-4 साल इन जो भी मैंने आपको पीछे जो ऐसी दिक्कतें देश में आई 3 साल तक लगभग वो समाप्त हो गई हैं। तो चाहे वो 19 राज्य हों या बाकी राज्य हैं, सभी 3-4 साल तक इस कष्ट से निवारण प्राप्त कर लेंगे। ये मेरी दीपशिखा, क्योंकि जो बात कौशिक साहब कह रहे हैं बहुत अहम है कि जब हम वित्तीय अनुशासन की बात कर रहे थे जो कि एन.के. सिंह साहब की कमेटी ने रिकमेंड किया था, उसकी तरफ दिख रहा था। 16 के बाद से हम लगातार देख रहे थे कि धीरे धीरे राज्य बढ़ रहे थे, लेकिन ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि कोविड से सबसे ज़्यादा डेंट हुआ है राजकोषीय, अगर जो मैं कहूँ कि स्थिरता है या फिर वित्तीय अनुशासन की बात करूँ राज्यों की आज़ादी के बाद या उससे पहले के, अगर हम किसी भी वित्तीय वर्ष को देखते हैं। विकल्प के तौर पर यहाँ पर RBI की रिपोर्ट सुझाती है कि करों के दायरे को या उसके बेस को राज्यों की ओर से बढ़ाने या बदलने की जरूरत है। इसे कैसे आप देखती हैं, और राज्यों के पास जो एल्बोरूम या स्कोप की बात कही जाती है वो कितना नजर आता है, और किस तरीके से वो इस तरह के फैसलों को राजनीतिक नजरिए से भी कितना मुश्किल या आसान दिखता है? देखिए, ये साल जो है और अगला साल भी मुझे लगता है कि ये जो हम डेफिसिट की बात करते हैं उसको तो अभी उस पे ध्यान किसी भी सरकार के लिए देना बहुत जरूरी नहीं होगा, क्योंकि आप अभी खर्चों से निपट रहे हैं और दूसरा चीज है आपको अर्थव्यवस्था को ढर्रे पर लाना है। राज्य में बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको देखना है, स्पेशली हेल्थ के ऊपर जो है। दूसरी चीज आपने कहा कि रेवेन्यू बेस को बढ़ाने की तो हमेशा से बहुत जरूरत है। ये आशा की जा रही थी कि जीएसटी आने के बाद रेवेन्यू बेस में और रेवेन्यू जो है राज्यों का केंद्र का भी बहुत एक्सपैंड होगा, लेकिन जब जीएसटी बना, जीएसटी का जब फ्रेमवर्क बनाया गया तो उसमें भी जो एग्जेम्पशंस हम देते हैं वो सामान जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है उनकी भी एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये समय है, ये एक मुश्किल समय है अर्थव्यवस्था के नजरिए से। कोविड है, अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद अब बिजनेस भी ढर्रे पर आ रहा है, लेकिन एक जीएसटी 2.0 की बहुत जरूरत है कि आप जो ये मल्टीपल स्लैब्स हैं, अलग अलग रेट हैं, इनको कंप्रेस करें, 2 या 3 मैक्सिमम रेट्स रखें और जितने एग्जेम्पशंस हैं उनको कम करके उनको टैक्स के दायरे में लाया जाए, जिससे राज्यों को भी फायदा होगा और केंद्र को भी फायदा होगा। अब राज्यों के पास जो है
टैक्सेशन जो है, कर और नए लगाने के लिए कोई इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। और जीएसटी जब लाया गया था वो यही मद्देनजर लाया गया था कि पूरे देश में एक ही जो है टैक्स फ्रेमवर्क होगा, जिससे बिजनेस, इंडस्ट्री, आम आदमी, कंज्यूमर सबका फायदा होगा, कि उसे भी पता है वो कितना टैक्स दे रहा है। बिजनेस के लिए भी टैक्स क्रेडिट की सुविधा रहेगी। दूसरा, टैक्स रेवेन्यू एक्सपैंड होगा। लेकिन जीएसटी ये तो अभी कठिन दौर है, हम ये नहीं मान सकते, और ये नया टैक्स है। लेकिन आगे की जो दिशा है इस टैक्स की यही होनी चाहिए कि एग्जेम्पशंस जो हैं वो कम किए जाएं, और दूसरा जो इतनी सारी रेट्स हैं उनको स्लैब्स को कोलैप्स करके कम स्लैब्स लाए जाएं। ओके, दासगुप्ता सर, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा क्रूशियल वक्त है, मैं कहूँ कि जहाँ पर नीतियों के नज़रिए से और राज्यों के लिए खास तौर पर कहूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ अगर हम राजकोषीय घाटे के अनुशासन की बात करते हैं और अगर उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, तो कोरोना काल के बाद या फिर इस वक्त जो रिवाइवल की कोशिश है, जहाँ पर सरकारी पुश बहुत अहम रोल अदा कर सकता है, वहाँ पर दोहरी चुनौती है कि किस तरफ राज्यों को बढ़ना चाहिए। उस पर मैं चाहूँगा आपकी राय। और दूसरा ये कि जिस तरीके से रिवाइवल के संकेत मिल रहे हैं और जो अगले क्वार्टर से हम उम्मीद करते हैं कि शायद वहां पर जो बदलाव होगा, तो ऐसे में जो राजकीय व्यय है सरकारों की ओर से, उससे घबराना नहीं चाहिए। देखिए, एफआरबीएम एक्ट की बात सही है कि उसमें प्रगति हो रही थी साल दर साल, लेकिन अर्थशास्त्रियों का भी ये मानना है कि इस तरह के संकट काल में एफआरबीएम एक्ट की बात नहीं मानी जा सकती है, और ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, इसलिए उसके लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी दो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, एक तो जीवन बचाना और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना, दूसरा रोजगार उपलब्ध कराना। जहां रोजगार किसी तरह से कुप्रभावित हुआ है उसको फिर से एक लीक पर ले आना। तो ये दोनों हमारी अगर प्राथमिकताएं हैं तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जहां तक सवाल है टैक्स बेस बढ़ाने का, ये फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन के इंटरिम रिपोर्ट में भी है कि हमारा 17-18% लगभग जीडीपी का टैक्स कलेक्शन होता है सभी टैक्सों को जोड़ करके। उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे तरह की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ये काफी अधिक होना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे दीपशिखा जी ने भी उल्लेख किया, कि इसके लिए जरूरी होगा कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, और फिर आपका जो बहुत ज्यादा अक्यूमुलेटेड क्रेडिट हो गया है जीएसटी का, उसके निपटारा के लिए भी कदम उठाने पड़ेंगे। और फाइनली अगर उद्योग को भी बढ़ावा देना है, एनकरेजमेंट देना है और एक सही एक व्यवस्था कायम करनी है, तो रिफंड में डिले नहीं होना चाहिए। तो कई चीज उन्होंने आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए कहा है। टैक्स बेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर जीएसटी में कोई परिवर्तन की जरूरत है तो यही समय है जब ये करना चाहिए परिवर्तन, क्योंकि ये संकट की घड़ी है और इसमें परिवर्तन अगर सही दिशा में होगी तो वो फायदा पहुंचाएगी। जहां पर जी कंटिन्यू कैसा नहीं, लास्ट बात ये कहना है कि अभी राज्यों के लिए जो, जैसे एक सुझाव कौशिक साहब ने दिया, जो राज्य सक्षम है अगर वो मार्केट से बोरो कर सकते हैं तो अच्छी बात है, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे राज्य इससे कतरा रहे हैं और ये जीएसटी काउंसिल में भी ये बात उठाई गई थी, क्योंकि राज्य अगर कोई ऋण लेंगे तो उसकी जो दर होगी, इंटरेस्ट की, सूद की दर होगी, वो ज्यादा होगी केंद्र सरकार के बनिस्बत। तो इसलिए राज्य नहीं चाहते हैं कि अधिक वित्तीय भार का वहन करें, और वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी गारंटर बने और वो राज्यों को उपलब्ध कराए राशि, और राज्य कम दर पर, वो सूद की दर पर वो राशि अपने उपलब्ध कर पाए। तो ये जो है ये स्थिति बनी रहेगी। और अंतिम बिंदु मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो वैक्सीन की बात चल रही है, शायद अगले साल 2021 के शुरुआत में वो आ जाए, तो उसमें अभी आंका गया है कि 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। और इस प्रकार की बात चल रही है कि उसमें सभी नागरिकों को ये निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। और उसके लिए हो सकता है ये 50,000 करोड़, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी, कोल्ड चेन वगैरह हर तरह की बातें आएंगी, तो उसमें ये शायद कम पड़ जाए।
और इसमें भी ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। और इसका व्ययभार वहन जो है तो अधिकतर राज्य नहीं कर पाएंगे इसमें। तो इसके लिए भी केंद्र सरकार को ही जैसे भी हो संसाधन उपलब्ध करने पड़ेंगे, और अगर ऋण लेने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करना पड़ेगा। और इस दिशा में एक कदम केंद्र सरकार ने उठाया था कि डाइवेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो आपके उनके जो एसेट्स हैं जी, अगर उनको डाइवर्ट करके ऋण ये राशि अगर मुहैया कर सके तो इस तरफ भी कदम उठाने चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए कि अगर संभव है तो कई स्रोत हैं सरकार के पास, एक सिर्फ बोरोइंग ही नहीं है, तो सभी स्रोतों के लिए कोशिश जारी रहनी चाहिए। ओके कौशिक साहब, वक्त कम है लेकिन मैं चाहूँगा कि बहुत संक्षेप में सर कि राज्यों के पास या फिर केंद्र दोनों के नज़रिए से समझें, और राज्यों की अगर वित्तीय इस हालत को जो आरबीआई की रिपोर्ट इशारा कर रही है उससे उबारने के प्रयासों की तरफ कहूँ, क्या विकल्प आपकी नज़र में बेहतर विकल्प हैं जिनको अपनाया जा सकता है, इसके ज़रिए हम ज़्यादा आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएँ? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो केरला का मॉडल था जिसमें कि कोविड का सबसे कम असर हुआ, मैं यहाँ पर अब असर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वित्तीय स्थिति सुधारने की बात करना चाहूँगा। पर वहाँ पर उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रयोग करके और एक निचले स्तर पर निर्णय लेने का जो कार्य था वो किया। अगर ऐसा हम वित्तीय संसाधनों के प्रयोग के बारे में भी ऐसा करेंगे तो कम पैसे से हम अच्छा कार्य कर पाएंगे, क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट ने भी दो बातें कही हैं। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग, तो इससे क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग बढ़ेगी, और दूसरा उन्होंने क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टेट बजट्स के बारे में भी कहा है। तो ये दोनों चीजें अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को थोड़ा शक्ति देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब समय है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रयोग देश के हित में करें, और जो खर्चे हैं उनको कम किया जाए, जो प्राइवेट लोग हैं उनको सरकार के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। तो मेरी तरफ से ये दो मुख्यतः सुझाव हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आरबीआई की राज्य वित्त रिपोर्ट 2020-21 की है वो क्या इशारा कर रही है, किस तरीके से राज्यों में वित्तीय अनुशासन की ओर बढ़ते कदमों को रोक दिया है, और उसके पीछे कोविड का कितना बड़ा हाथ है, और इससे बाहर आने के लिए राज्यों के पास विकल्प क्या है, और केंद्र की ओर से सहयोग की जो गुंजाइश है वो कितनी और कैसे नजर आती है। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।